नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एसआर सैनी का फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। 10-10 करके हमने 20 क्वेश्चन जो है वो 2 लेक्चर में पूरे कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अब थोड़ा सा और वैरायटी चेंज करते हैं। इस बार हम महत्तम पूर्णांक फलन को शामिल करते हैं। थोड़ा सा महत्तम पूर्णांक फलन जो है उसको शामिल करके चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मतलब थोड़ा सा और मज़ा आए, है ना। अभी तक हमने लोग डाला है, ई भी आया है, डो की पावर भी आई है, ये चीज़ें तो आई है। महत्तम पूर्णांक अभी मिस पड़ रहा है, तो थोड़ा सा महत्तम पूर्णांक के जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमारा महत्तम पूर्णांक पे होगा कि एक फलन है एफ एक्स जो कि 1/√x माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स। अरे भाई मजा आ गया। ये क्वेश्चन अब करके दिखाइए, इसका प्रांत निकालिए। इसका प्रांत क्या है बताइए। आइए मजा लेते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं ना तो सही में मज़ा आ जाता है, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो है तैयारी। रिजल्ट क्या आएगा ये हज़ारों चीज़ों पे डिपेंड करता है। रिजल्ट क्या आएगा ये हज़ारों चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन तैयारी तैयारी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। आप कर रहे हैं तो तैयारी का मज़ा लीजिए और सवालों का मज़ा लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो बना है कितना मस्त बना है। अब महत्तम पूर्णांक डाला है, महत्तम पूर्णांक के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे, फिर उसके बाद में मैं आगे स्टार्ट करूँगा। देखिए महत्तम पूर्णांक जब पॉजिटिव नंबर के लिए चलता है तो बड़ा क्लियर होता है। जब आप पॉजिटिव नंबर के लिए चलाते हैं तो ये एकदम क्लियर कंसेप्ट होता है कि भाई ये महत्तम पूर्णांक एक्स है, इसमें जब आप प्लस का रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। 1.2 रखा आपने तो ये 0.2 को हटा देगा और आपको 1 दे देगा, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर 0.7 रखा तो ये 0.7 को हटा देगा, पॉइंट वाले को 0 दे देगा। तो प्लस वाले में इसका कोई इशू नहीं होता, प्लस वाले में एकदम क्लियरली चलता है कि हाँ भाई ये दे रहा है। लेकिन जैसे आप नेगेटिव वाले में आते हैं, नेगेटिव वाले में 1.7 अगर यही 1.7 हो तो आपको ये -1 नहीं देता, फिर आपको ये -2 देता है। और ऐसे ही जब आप -2.3 देते हैं तो ये आपको -3 देता है। तो माइनस वालों में थोड़ा सा अलग देता है, माइनस वाले जब केस होते हैं थोड़ा सा अलग देता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि महत्तम पूर्णांक जो फंक्शन है उस फंक्शन के लिए एक अलग से वीडियो बने जिसमें महत्तम पूर्णांक से रिलेटेड जो बातें हैं, जो अच्छी अच्छी बातें इससे जुड़ी हुई, मैं आपको बता सकूं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा जब माइनस का केस हो तो अब तो आपको कोई इशू नहीं है। जब माइनस का केस हो तो आप याद रखिएगा वो माइनस में एक एक्स्ट्रा आता है। माइनस का 2.3 जो होगा तो -3 देगा। मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको और प्रॉब्लम ना आए। ये माइनस का 3.7 है तो ये आपको माइनस का 4 देगा। सही है, ठीक है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इसका प्रांत चाहिए। इसका प्रांत चाहिए, इसका मतलब है कि हमें नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अंडर रूट है तो माइनस का नहीं आना चाहिए। तो x माइनस महत्तम पूर्णांक x बड़ा होना चाहिए 0 से, बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों बराबर हुआ? बराबर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, महत्तम पूर्णांक फलन की एक खासियत है, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, वो आपको बहुत ज़रूरी है जो आपको याद रखना है। अगर आपका x, पकड़ लीजिए बात को, अगर x जो है वो पूर्णांक है, मतलब -1 -2 -3 0 +1 +2 +3 अगर पूर्णांक है तो महत्तम पूर्णांक x जो है वो एग्जैक्टली खाली x की तरफ व्यवहार करता है, सिर्फ x की तरफ। -3 रखेंगे -3 आ जाएगा, -2 रखेंगे -2 आ जाएगा, +1 रखेंगे +1 आ जाएगा, +3 रखेंगे +3 आ जाएगा, जो रखेंगे वो आ जाएगा अगर x पूर्णांक हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x पूर्णांक हुआ तो ये 0 आता है। तो साफ बात है। देखिए यहाँ ये जरूरी नहीं है कि 1 1 हो तो ही, 2 2 होंगे तो भी 0 होगा, 3 3 होंगे तब भी 0 होगा। अगर x 3 हुआ तो महत्तम पूर्णांक भी आपको 3 देगा। तो आप यहाँ पे साफ एक चीज़ आप यहाँ पे पहले ही बांध दीजिए कि x पूर्णांकों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांकों में होगा तो आपका महत्तम पूर्णांक x हो जाएगा और x में से x गया 0 हो जाएगा। तो x में से z तो आप निकाल ही दीजिए कि भाई पूर्णांक मत रखिएगा, पूर्णांक रखते ही 0 हो जाएगा, और बट्टे में 0 आया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो x z में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फिर हमने कहा कि ये वाली शर्त, चलिए इस वाली शर्त की बात कर लेते हैं। इस शर्त के अनुसार x बड़ा होना चाहिए महत्तम पूर्णांक x से। अब बताइए कि x महत्तम पूर्णांक x से बड़ा कब होता है? तो जवाब है साहब हमेशा होता है, सिवाय पूर्णांकों को छोड़ के। सिर्फ पूर्णांकों पे दोनों भाई भाई बराबर आते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी रख के देखिए। ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ। x का मान मान लीजिए 1.7 है, ठीक है। इस साइड तो एग्जैक्टली 1.7 आएगा क्योंकि कोई महत्तम पूर्णांक नहीं है। इस साइड महत्तम पूर्णांक है तो ये 1 देगा, 1.7 को 1 कर देगा। अब 1.7 1 से बड़ा है, बात सही है। प्लस का कोई और नंबर ट्राई करके देख लीजिए,
मान लीजिए 7.3 रख लिया आपने, 7.3 रखते इस साइड 7.3 आ गया, इस साइड 7 आ गया, तो 7.3 बड़ा है 7 से। क्यों? क्योंकि इस साइड विद डेसिमल आएगा और इस साइड विदाउट डेसिमल आएगा, तो इस साइड डेसिमल हट जाएगा, इस साइड विद डेसिमल आएगा, तो वो जितना डेसिमल वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा रहेगा इसमें, इस साइड में वो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। सही कह रहा हूँ? इसलिए ठीक है, तो प्लस में तो कोई इशू नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे सर माइनस में हो सकता है, बिल्कुल माइनस का और ट्राई कर लेते हैं। माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 लेते हैं, इस साइड माइनस का 1.2 आएगा, इस साइड माइनस 1.2 रखते ही, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पे माइनस का रखते ही आपका माइनस का 2 आएगा। अब बताइए माइनस का 1.2 और माइनस की 2 में बड़ा कौन है? तो जवाब है माइनस का 1.2, तो इसका मतलब ये माइनस पे भी काम कर रहा है। अच्छा, और माइनस का ट्राई कर लेते हैं, माइनस का 3.7, इस साइड आएगा माइनस का 3.7, उस साइड आएगा माइनस का 4। माइनस का 3.7 बड़ा होता है माइनस 4 से, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है एक्चुअली वो बड़ा होता है। 3.7 वैसे छोटा है लेकिन माइनस में होने की वजह से बड़ा है, तो ये हो गया। इसका मतलब ये काम माइनस के लिए भी कर रहा है। अभी किसके लिए ये काम नहीं कर रहा? सिर्फ एक चीज़ है जिसके लिए काम नहीं कर रहा, वो है पूर्णांक। अगर एक्स आपने पूर्णांक लिए, कोई भी पूर्णांक लिया, तो ये काम नहीं करेगा। सपोज करो एक ले लिया, एक लेते ही इस साइड भी एक आ जाएगा, इस साइड भी एक आ जाएगा, जो कि सत्य नहीं है। एक एक से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। एक्स बराबर 2 पे, 2 पे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इस तरफ 2 आएगा और इस तरफ 2 आएगा, और 2 2 से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। तो किसी भी पूर्णांक पर ये काम नहीं कर रहा। तो पूर्णांक के अलावा सब पे काम कर रहा है, चाहे फिर दशमलव का प्लस हो चाहे दशमलव में माइनस हो, सब में काम करता है। लेकिन किस पे काम नहीं करता? पूर्णांकों पे। तो आपका प्रांत क्या हुआ यहाँ पे? आपका प्रांत जो है वो पूरा रियल नंबर है, लेकिन पूर्णांकों को छोड़कर। आपका प्रांत है r माइनस जेड, पूरे वास्तविक संख्याओं में से पूर्णांकों को छोड़ दीजिए, बाकी सारा काम करेगा। है मजा? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स महत्तम पूर्णांक एक्स। भाई साहब इसमें तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो गजब क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आया स्वाद। तो स्वाद क्या है? साइन इनवर्स भी डाला है, महत्तम पूर्णांक भी डाला है, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। अब बनता है कॉकटेल, है ना। खाली एक जूस आप पीते हैं, मान लीजिए आप संतरे का जूस पी रहे, ठीक है, साथ में पाइनएप्पल का जूस मिक्स कर दिया, तो दोनों का टेस्ट आएगा, है ना। इसी को कॉकटेल कहते हैं। कॉकटेल का मतलब होता है 2-3 जूस है, उनको मिक्स करके एक जूस बनाया। तो उसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो शेप है वो मिलते हैं, है ना। जैसे आइसक्रीम में आपने स्ट्रॉबेरी मिक्स कर ली, तो इसे कहते हैं कॉकटेल। तो ऐसा कॉकटेल टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं वो और ज़बरदस्त होता है, क्योंकि अब आपको दोनों का ध्यान रखना है। अब आपको सिर्फ महत्तम पूर्णांक का ध्यान नहीं रखना, अब आपको साइन इनवर्स का भी ध्यान रखना है। अब हमें पता है कि साइन इनवर्स भैया जो है वो -1 और +1 से आगे पीछे नहीं जाता, तो आपको उसको -1 और +1 के बीच में रखना है। भाई -1 और +1 के बीच में रहना चाहिए, जो भी है। साइन इनवर्स के अंदर आना है तो -1 और +1 के भीतर रहिए, मजबूरी है, क्योंकि साइन इनवर्स अलाउड नहीं करेगा। साइन इनवर्स उनके लिए गेट ही नहीं खोलता जो -1 और +1 के बीच में नहीं होते। स्ट्रिक्ट है बंदा, बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है -1 और +1 को लेके। तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी आएगा वो -1 और +1 के बीच में होगा। अब बताइए महत्तम पूर्णांक का मान -1 और +1 कब तक होता है? कौन कौन से वैल्यू पे ये -1 और +1 के बीच का देगा हमें? तो पहली बात तो ये पूर्णांक पूर्णांक देने वाला भैया, वैसे भी तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो, यहाँ पे थोड़ा सा जज कर लेते हैं। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले अगर -1 रखूँ तो -1 रखने पर ये -1 ही देगा, ठीक है, सही है। अच्छा, -0.2 रखने पर, -0.2 रखने पर ये -2 देगा, जो कि बाहर निकल गया ना भाई, कौन चले, कैंसिल, ख़त्म। तो माइनस तो नीचे जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। 0 चलते, 0 चलेंगे तो 0 देगा, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। प्लस का 1 रखें तो, प्लस का 1 रखें तो 1 देगा, ठीक है। 1.2 रखा तो 1.2 रखने पर 1 देगा, चल रहा है भाई, 1.2 तो चल रहा है। 1.9 रखने पर 1 देगा, ठीक है। 1.999999 रखे तो भी 1 देगा। तो यहाँ तक सब चल रहे, लेकिन 2 नहीं रखेंगे। जैसे 2 रखेंगे, 2 रखते ये 2 दे देगा, 2 से 2 चलेगा नहीं, क्योंकि 1 तक चलेगा, 2 नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि -1 से लेकर -1.999999 तक सब चलेगा, यानी 2 से पहले पहले सब चलेगा। तो इसका मतलब जो x चलेगा वो है भाई -1 से लेकर 2, जिसमें 2 को शामिल नहीं करना, क्योंकि 2 पे तो 2 आ जाएगा, 1.9999 पे 1 आता रहेगा। तो -1 से लेकर 2 से पहले पहले तक सब अलाउड है, सब पे आंसर इनके बीच में आता रहेगा। ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, मेरी मत मानिए, ट्राई कीजिए।
-1 रखिए, -1 पे क्या आएगा, -1 पे -1 आएगा, परफेक्ट है, ठीक है। -1 से पीछे चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1.9 आएगा, 0.9 आएगा। माइनस के 0.9 पे कितना आता है, माइनस के 0.9 पे कितना आता है, -1 आता है। माइनस के 0.8 पे कितना आता है, -1 आता है। डैश डैश 0 पे क्या आता है, 0 पे 0 आता है। फिर 1 पे क्या आता है, 1 आता है। 1.1 पे क्या आता है, 1 आता है। 1.2 पे क्या आता है, 1 आता है। 1.9 तक क्या आता है, 1 आता है। 1.9999 पे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 पे 2 आएगा, तो 2 पे बाहर चला जाता है। तो 2 से पहले पहले सब चलेगी। ये लीजिए आपका प्रांत हो गया। आया मज़ा, देखिए सोचना पड़ता है और सोचने में तो मज़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। एक्स, ये भाई ये जो क्वेश्चन है अल्फ़ा 0 नहीं है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी रुड़की में, आईआईटी स्क्रीनिंग में आया 1992 के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, कमाल ही होगा। अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि अल्फा का मान क्या रखें कि एफ का ही प्रतिलोम हो, यानी एफ का प्रतिलोम कोई और नहीं बल्कि एफ ही हो। जब हम एफ का इन्वर्स निकालें तो एफ हो। हमें पता है कि जब प्रतिलोम किसी भी, अगर इस एफ का प्रतिलोम अगर जी है, एफ का प्रतिलोम अगर जी है, तो एफ ओ जी बराबर आता है, एफ ओ जी बराबर आता है एक्स, और जी ओ एफ बराबर भी आता है एक्स। अगर खुद का प्रतिलोम होगा तो जी की जगह एफ आ जाएगा, क्योंकि जी कौन है, प्रतिलोम है। जी कौन है, प्रतिलोम है। देखिए प्रतिलोम फलन की विशेषता होती है कि जब उसको सुनित करते हैं, याद कीजिए प्रतिलोम फलन की परिभाषा। प्रतिलोम फलन क्या होता है, जब किसी फलन का कोई प्रतिलोम होता है तो उसको उसके साथ सुनित करने पर वो एक्स देता है। तो यहाँ पर तो प्रतिलोम कौन बताया गया, जी कौन बताया गया, जी एफ को ही बताया गया कि एफ का प्रतिलोम कौन है, एफ ही। तो इसका मतलब एफ ओ एफ जो है वो एक्स आना चाहिए। अब एफ ओ एफ बराबर एक्स आना चाहिए, इससे आप अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो मैं एफ को एफ के साथ संयुक्त करूंगा, एफ भैया को एफ भैया के साथ संयुक्त करूंगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा एफ, और बराबर में क्या चल रहा है, एक्स, बराबर में क्या चल रहा है, एक्स। अब एफ की जगह मान रख दो वापस से, 1 प्लस अल्फा एफ की जगह मान रखने पर एफ की जगह मान आ जाएगा 1 प्लस अल्फा एक्स, और बराबर में ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर एक्स। ये हो गया आपका 1 प्लस अल्फा प्लस, इस तरफ आ जाओ भाई, अल्फा स्क्वायर -1 एक्स बराबर 0। यहाँ आप देखिए 1 प्लस अल्फा कॉमन आ रहा है, 1 प्लस अल्फा कॉमन लेने पर, कॉमन लेते ही आ जाएगा 1, ये आ जाएगा अल्फा -1, क्योंकि इसके दो टुकड़े होंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ से आप दोनों को 0 करेंगे तो एक का आंसर आएगा अल्फा प्लस 1 बराबर 0, अल्फा बराबर -1, तथा दूसरा आंसर आता है हमारा 1 प्लस अल्फा -1, अल्फा -1 बराबर -1 को पहले इधर भेज दिया, फिर एक्स को इधर भेज दिया, 1/x हो गया, फिर 1 को भेज दिया, अल्फा बराबर हो गया आपका 1 - 1/x। ये तो नहीं हो सकता साहब, क्यों नहीं हो सकता, कारण बताइए, ऐसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट करने का कारण बताइए। रिजेक्ट करने का कारण ये है कि भाई अगर x का मान जब हम 1 रखेंगे तब तो अल्फा आएगा 0, जब हम x का मान 2 रखेंगे तो अल्फा आएगा 1/2। क्या अल्फा एक चर राशि है, अल्फा बार बार बदल सकता है, नहीं, दिया हुआ है कि अल्फा अचर है, और अचर संख्याएं बार बार नहीं बदला करती। लेकिन x तो बदलेगा, x बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, अल्फा बदलेगा तो अल्फा चर होगा ना कि अचर होगा। तो ये जो भी होगा ये संभव नहीं है, ये गलत है, संभव नहीं है। कारण समझाएंगे संभव क्यों नहीं है, क्योंकि ये अचर राशि है, इसकी प्रकृति के खिलाफ है। ये जो आंसर आया है ये इसकी प्रकृति के खिलाफ है, तो आंसर क्या होगा, अल्फा बराबर -1। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए थोड़ा सा ये अलग टेस्ट है इन क्वेश्चनों का। अलग टेस्ट क्या, देखो एफ को एफ के साथ संयुक्त करा के अल्फा निकाल लिया, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं मिलते। और मैं बताऊं किसी भी बुक्स, अगर आपने कोई बुक्स आप उठा लीजिए अच्छी खासी, किसी बुक्स में जो राइटर क्वेश्चन बनाता है वो इतने बढ़िया नहीं बना पाता, क्योंकि आईआईटी का जब पेपर बनता है या किसी और कंपटीशन का पेपर बनता है तो कोई और आदमी 10-15 आदमी बैठ के क्वेश्चन बना रहे हैं, सोच रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है वो डालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, जो कंपटीशन में आए हुए हैं क्वेश्चन है, वो सब टेस्टेड होते हैं, वेल टेस्टेड क्वेश्चन होते हैं, और अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से सोच के बनाए जाते हैं। कोई एक सिंगल आदमी इतने बढ़िया क्वेश्चन नहीं बना सकता, चाहे आप किसी की बुक ले लीजिए,
एक सिंगल आदमी एक सिंगल हैंडेडली क्वेश्चन बनाना, या फिर सिंगल हैंडेडली बनाएगा तो 30-35 साल दे रहा हो क्वेश्चन बनाने में, एक क्वेश्चन बनाने में साहब महीने महीने लग जाए अगर बढ़िया क्वेश्चन बनाए तो। उत्तर ढूंढने में इतना टाइम नहीं लगता जितना क्वेश्चन बनाने में लगता है। सवाल बनाना सवाल को हल करने से कई गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कूच कर जाते हैं परिसर की तरफ। अब परिसर के क्वेश्चन शुरू हो गए। आइए परिसर का मजा लेते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। अब आया मजा, इस बार परिसर पे आ गई ये बात। अब तक हम प्रांत 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 पे चल रहे थे, अब है परिसर। अब इस क्वेश्चन का बताइए कि इसका परिसर क्या होगा, मतलब ये फलन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो देखिए इसका प्रांत पूरा का पूरा रियल नंबर है, प्रांत पे तो कोई इशू ही नहीं है। जो प्रांत है इसका वो पूरा रियल है, कुछ भी रखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इन क्वेश्चनों का परिसर निकालने के लिए एक काम करते हैं, बराबर में y मान लेते हैं कि भाई इसका जो आंसर आएगा वो y होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर होगा y। कोई y एक मान ले लिए कि ये y मान को ग्रहण करेगा, ठीक है। वजह गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर वजह गुणा करने पर ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया आपका एक्स वाई और ये आपका हो गया वाई। पदों को एक तरफ कर लीजिए, बराबर में 0 ले लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन तो ये बनेगा वाई माइनस 1, फिर एक्स कॉमन ये बन जाएगा आपका वाई प्लस 1 और फिर ये आपका वाई माइनस 1, ठीक है। अब ये जो है द्विघात समीकरण आई है। द्विघात समीकरण बताती है कि यहाँ से एक्स के 2 मान आएंगे। अब ये x के 2 मान अगर काल्पनिक आ गए तो, क्योंकि द्विघात समीकरण है भाई, द्विघात समीकरण के मान वास्तविक भी आते हैं काल्पनिक भी आते हैं। काल्पनिक आ गए तो फिर इसका मतलब हमारा जो प्रांत है वो काल्पनिक है, क्योंकि x तो प्रांत से आ रहा है, x तो प्रांत से आ रहा है। लेकिन हमने तो शुरुआत में कहा था कि प्रांत तो रियल नंबर है। ऊपर चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि हमारा जो प्रांत है इस क्वेश्चन का वो तो रियल नंबर है। अब रियल नंबर प्रांत है, इसका मतलब x कहाँ से आ रहा है, x तो r से आ रहा है, तो x तो आइटा में से नहीं आ सकता, x काल्पनिक नहीं हो सकता। x काल्पनिक नहीं हो सकता तो कोई द्विघात समीकरण के x काल्पनिक ना हो, इसके लिए x जो है वो r में, इसलिए हम जानते हैं कि कोई द्विघात समीकरण जो है वो अपने मूल तभी वास्तविक देती है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो मजबूर होकर इस समीकरण के जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो x का मान आइटा में आएगा। x का मान आइटा में आने का मतलब है कि प्रांत से बाहर हो गया, प्रांत से बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि प्रांत से ही x के मान लेते हैं। तो x के मान को वास्तविक रखने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का बड़ा होना या बराबर होना 0 के ज़रूरी है, और ये ज़रूरी है। तो b कौन है, b है y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना y माइनस 1, c कितना y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये लीजिए काम हो गया, और काम ही नहीं हुआ भाइयों, ज़बरदस्त काम हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोलिए और छोटा मोटा जो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो वाला काम निपटाइए। वाई स्क्वायर प्लस 2y ये हो जाएगा 4, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2y आएगा, माइनस माइनस 2 करके ये 8y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो कि ये हो गया 3y स्क्वायर, फिर 2y और 8y प्लस 2y हो गया आपका 10y, और ये एक ये हो गया माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस से हम पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं जिससे चिन्ह बदल जाएंगे। 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1 से दोनों तरफ गुणा करने पर चिन्ह हो गया छोटा या बराबर, माइनस 1 से गुणा कर दिया भाई। गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड हो जाएंगे 9 और 1 इसके गुणनखंड हो गया। 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 3y कॉमन आ गया, ये आपका हो गया y माइनस 3, यहाँ से माइनस कॉमन ये हो गया y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। y माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, 3y माइनस 1। अब देखिए आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी कि द्विघात समीकरण जो होती है, कोई भी द्विघात समीकरण, हर द्विघात समीकरण अपने मूलों के बीच में ऋणात्मक होती है, अपने मूलों के बीच में ऋणात्मक होती है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये द्विघात समीकरण माइनस की कब है और बराबर 0 के कब है। बराबर तो होती है मूलों पे,
तो 1/3 इसका मूल है, तो 1/3 है और 1y/3 है। तो अगर हम द्विघात समीकरण को संख्या रेखा पे निरूपित करें, इसके जो मान आएंगे वो प्लस और माइनस के आधार पे अगर हम इसे संख्या रेखा पे दर्शाएं तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक y के दो मान आएंगे। एक आएगा 1/3, ये पहले है तो उसको पहले लिखेंगे। एक आएगा y/3, ये बीच में आएगा। अपने मूलों के बीच में ये माइनस की होगी और अपने मूलों के दोनों तरफ ये प्लस की होगी। अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए माइनस की मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा हमें चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि इस वाले हिस्से में आपको जो बराबर भी चाहिए, हाँ बराबर भी चाहिए तो इसका मतलब आपको ये वाला पॉइंट भी चाहिए, ये लेना है और आपको ये भी लेना है। आपको किनारे भी शामिल करने हैं, बीच वाले भी शामिल करने। तो आपका अंतराल कौन सा हुआ, y का अंतराल हुआ आपका प्लस का 1/3 से लेकर प्लस के 3 तक, ये लीजिए। और जो y का मान होगा वही आपका f का परिसर होगा, ये लीजिए f का परिसर आ गया। तो बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, मतलब एक तरह से देखो तो एक एटम बॉम्ब की तरह था, मज़ा आ गया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पहले आए हुए भी, अगर आप कंपटीशन में देखेंगे तो हर कंपटीशन में आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह मिल ही जाएंगे। ठीक है, करना कितना बढ़िया तरीके से, बराबर में y मानना है, द्विघात समीकरण बननी है। द्विघात समीकरण के x के मान काल्पनिक हो नहीं सकते, इसलिए b² - 4ac बड़ा या बराबर होगा 0 के। और फिर आगे जाके y की द्विघात समीकरण बन जाएगी और द्विघात समीकरण में मूल निकाल लीजिएगा। मूलों के बीच में अगर माइनस चाहिए या प्लस चाहिए वो आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या डिमांड है, उस डिमांड के हिसाब से अंतराल ले लीजिए। अगर प्लस का चाहिए होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये परिसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। fx बराबर कोस महत्तम पूर्णांक x, भाई कोस के अंदर महत्तम पूर्णांक डाला है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब दिया है -π/2 से लेकर +π/2 तक x का मान, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में x का मान है। अब इस x के मान के अंदर आपको बताना है इसका परिसर क्या होगा। तो एक बार रुकिए यहाँ पे, थोड़ा सा ठहरिए और सुनिए मेरी बात को, फिर हम उसके बाद में आगे बात करते हैं। आप x का मान ये रखेंगे, लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन जो है, महत्तम पूर्णांक तो पूर्णांक देने वाला है आपको, इसे पॉइंटों में चेंज कर लेते हैं, नंबर्स में चेंज कर लेते हैं। π/2 का मतलब होता है -3.14, ठीक है, और +π/2 का प्लस का 3.14, सही है। जब आप -3.14 रखेंगे, -3.14 महत्तम पूर्णांक में डालेंगे तो महत्तम पूर्णांक आपको दे देगा -4, सही है, -4 दे देगा। फिर जैसे -3 आएगा, -3 से लेकर -2 से पहले ये आपको -3 देता रहेगा, फिर ये आपको -2 देता रहेगा, फिर ये आपको -1 देता रहेगा, फिर ये आपको 0 देता रहेगा, फिर आपको +1, +2, +3, 3.14 तक आपको ये 3 दे देगा। तो आप जो भी x का मान रखेंगे उन x के मानों पर ये हमें यही आंसर देने वाला है, सही है। आप तो अपने हिसाब से अंतराल रख रहे हैं, देखिए आप अपने हिसाब से अंतराल रख रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। आइए मैं इसको थोड़ा और धीरे धीरे समझाता हूँ, थोड़ी सी गहरी बात है। देखिए आप तो अपना पूरा अंतराल रखेंगे, -π/2 से आप वो करेंगे जो आपको कहा गया है, -π/2 से πy +π/2 तक पूरा अंतराल रखने को, तो आप पूरा अंतराल रखेंगे। लेकिन महत्तम पूर्णांक ऐसे काम नहीं करता ना, महत्तम पूर्णांक तो क्या करता है, 1 से लेकर 1.99 तक कुछ भी रखिए वो 1 ही देता रहेगा। तो आपने तो -π/2 से +π/2 तक रखा, लेकिन जैसे ही महत्तम पूर्णांक फलन आपने बनाया, महत्तम पूर्णांक फलन क्या करेगा कि आप जो रखेंगे ये 3.14 है, 3.14, आइए इसको देखते हैं, 3.14 -3.14 से लेकर -3 तक, ये आपको ये -3 से पहले सॉरी, -3.14 उससे -3 से पहले यानी -3.00000001 तक ये आपको आंसर देता रहेगा -4। फिर जैसे ही -3 शुरू होगा, -3 के शुरू होने के बाद -2.9999 तक ये हमें क्या करता रहेगा, -3 देता रहेगा। फिर जैसे ही उसके बाद वाला 2.00 है, पीछे चल रहे हैं, ये 2.00000001 तक हमें ये -3 देता रहेगा। फिर जैसे ही -2 शुरू होगा, -2 के शुरू होने के बाद से लेकर -1.000000 तक ये मुझे -2 देता रहेगा। फिर ऐसे ही जैसे ही मैं -1 पे पहुंचूंगा, -1 से लेकर पीछे जाऊंगा तो -0.00001 तक मुझे ये
माइनस का 1 देता रहेगा। फिर जैसे 0 पे पहुंचूंगा, 0 से लेकर 1 के बीच में ये मुझे 0 देता रहेगा। 0 से 1 के बीच में, 1 से पहले पहले 0 से 1 के बीच में मुझे ये 0 देता रहेगा। फिर 1 से 2 के बीच में ये मुझे 1 देता रहेगा। फिर 2 से लेकर 3 के बीच में ये मुझे 2 देता रहेगा। और फिर 3 से लेकर 3.14 तक, 3.14 तक जाऊंगा, 3 से लेकर 3.14 तक ये मुझे 3 देता रहेगा। तो ये लीजिए, ये तो मुझे बस इतने ही बिंदु देगा, इसके अलावा कोई और बिंदु देगा नहीं। सही है, सही बात है। अब कॉस का मान निकाले थे इन बिंदुओं पे। कॉस महत्तम पूर्णांक x, इस पे जो मान आएगा, देखिए महत्तम पूर्णांक मान दे चुका है, तो ये आ जाएगा cos -4, cos -4, cos -2, cos -1, cos 0, cos 1, cos 2 और cos 3। हम cos के बारे में एक बात जानते हैं कि cos में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये cos -3 खा गया। हम जानते हैं कि cos पे -2 का मान, cos -2 हो चाहे cos +2, एक ही बात है। cos -1 लिखिए चाहे cos +1 लिखिए, एक ही बात है। cos 0 का मान 1 होता है, इसको 1 लिख लीजिए। cos 3 और cos -4 लिखिए चाहे cos 3 लिखिए, ये तो एक ही बात है। सॉरी, -4 लिखिए या +4 लिखिए, एक है। तो इसको थोड़ा सा और पैक कर देते हैं, जो रिपीटेशन हो रहा है उसको बंद कर देते हैं। cos 0 का मान 1, फिर आपका आ गया cos 1, फिर आपका आ गया cos 2, फिर आपका आ गया cos 3 और फिर आपका आ गया cos 4। अरे यार, थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं गलती करके चला हूँ। मैंने जो अंतराल है इसने -π/2 से +π/2 दिया, मैंने इसको -π से, क्योंकि 3.14 जो होता है वो पाई का मान होता है ना कि π/2 का। π/2 में तो ये थोड़ा हाफ हो जाता है, तो थोड़ी सी गलती होगी इसके अंदर। वापस से इसको यहाँ से मैं अलग से ठीक कर लेता हूँ। इसको पहले यहाँ से हटा के, ये मैंने जो इस क्वेश्चन को किया है वो पाई के लिए किया है, ना कि π/2 के लिए किया है। तो ये एक बड़ी गलती है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मैं भूल गया, π/2 को भूल गया मैं, पाई याद रह गया। तो 3.14 चल रहा था, पाई के लिए चल रहा था, तो ये क्वेश्चन मैंने पाई के लिए सॉल्व कर दिया। बाकी क्वेश्चन सही है, लेकिन π/2 के बजाय मैंने इसको पाई के लिए सॉल्व कर दिया। तो पाई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अच्छा, π/2 के लिए करेंगे तो वापस से इसको ठीक करके, यदि x -π/2 से लेकर पाई के बीच में है, और ये जो π/2 होता है, ये आप 3.14 का जो हाफ करेंगे तो ये माइनस का 1.57 डैश कुछ करके आएगा, यानी 1.5 आएगा लगभग। और ये आपका लगभग 1.57 डैश करके इतना आ जाएगा। ठीक है, 1.57 थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो हमें पता है कि जब इसको रखेंगे तो महत्तम पूर्णांक फलन जो है, जो हमें देगा, माइनस का 1.57 से लेकर -1.00001 तक हमें ये माइनस का 2 देता रहेगा, है ना, माइनस का 2 देता रहेगा। फिर जैसे -1 शुरू हो जाएगा, -1 शुरू होने के बाद में -0.00 तक ये -1 देता रहेगा। फिर वो हमें आगे 0 देता रहेगा, फिर वो हमें +1 देता रहेगा, क्योंकि 1.57 तक भी वो हमें +1 ही देता रहेगा। तो ये 4 मान वो हमें देगा। ये 4 मान देगा तो cos का मान निकालेंगे, cos महत्तम पूर्णांक x। तो cos हमें इन पे देगा cos -2, cos -2, cos -1, cos 0 और cos 1। cos 0 का मान 1 होता है, ये 1 हो गया। अब cos -1 और cos +1 दो लिखने की क्या जरूरत है, इसको तो cos 1 लिखिए, cos 1 हो गया। और ये आपका cos 2 हो गया, क्योंकि cos में माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 मान हुए आपके पास। आंसर जो आएगा उसमें 3 मान आएंगे, 1 आएगा, cos 1 आएगा और cos 2 आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन आपको 2 तरीके से करने को मिल गया है, -π/2 से +π/2 तक, और पाई से -π से लेकर +π तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया होगा आपको। f(x) = cos x - sin x, f(x) = cos x - sin x। तो अब इसका हमें परिसर निकालना है। cos x - sin x का परिसर निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि इसको आप क्या कर सकते हैं। इसको आप एक कलाकारी से थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये कलाकारी याद भी रखिएगा, ये समाकलन में भी काम आती है। √2 से गुणा कर दीजिए, √2 का भाग दे दीजिए। थोड़ी सी कलाकारी आपको करनी है और उस कलाकारी का कमाल का रिजल्ट होगा। ये देखिए, √2 से गुणा कर दिया, √2 का भाग दे दिया। ये देखिए भाई, यही है ना, एक कलाकार जो होता है वो अगर कलाकारी नहीं करेगा तो फिर वो कलाकार किस बात का, है ना। हर में हम उम्मीद यही करते हैं, जब आप क्रिकेट देखते हैं, जो आपका फेवरेट बैट्समैन होता है या बॉलर होता है, आप उसे क्या उम्मीद करते हैं कि वो कुछ कलाकारी दिखाए, कुछ करामाती दिखाए, कुछ ऐसा दिखाए जो नॉर्मल नहीं दिखा पा रहे।
तो वही जब आप मैथ्स निकाल रहे हैं तो आपसे भी यही उम्मीद की जाती है कि आप कुछ ऐसा दिखाएंगे जो कोई और नहीं दिखा रहा है। तो कलाकारी है ही ना, वो तो बनती है। तो यहाँ पे भी हमने कलाकारी की है। कलाकारी करने के बाद में ये देखिए 1/√2 क्या बन गया, इसे मैं साइन में लिख सकता हूँ sin 45। इसको cos x रहने देता हूँ जो कि ऑलरेडी है ही। इसको मैं cos में लिखूंगा। cos में क्यों लिखूंगा, क्योंकि कलाकारी का हिस्सा है मेरी का। cos π/4 sin x ऐसा करने, क्योंकि लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर मैं इसकी जगह sin 45 लिखूँ या cos 45 लिखूँ तो क्या दिक्कत है तो मान 1/√2 ही। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये फार्मूला बन गया, sin a - b का फार्मूला बन गया। आप देख पा रहे sin a - b का फार्मूला बन चुका है। ये लीजिए π/4 - x का फार्मूला बन गया। और हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि साइन है वो चाहे किसी भी कोण के साथ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन का मान हमेशा -1 और +1 के बीच में ही होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कोण π/4 - x है या खाली x है या x² है या डबल x है, कुछ भी हो, साइन का मान हमेशा -1 और +1 के बीच में ही दोलन करता है। ये बात आप जानते हैं, सही है। √2 से पूरे को गुणा करने पर तो ये आ गया आपका माइनस का √2, ये आ गया आपका √2, ये आपका बन गया आपका फंक्शन fx। तो आपका जो fx है भाई वो -√2 से लेकर +√2 तक चलेगा यानी आपका परिसर फिक्स हो गया है। बताइए, परिसर जो है वो -√2 शामिल है से लेकर +√2 जो कि शामिल है, यहाँ तक सारा परिसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रतिलोम फलन निकालने के लिए। और प्रतिलोम फलन भी निकालना जो करवाया गया वो थोड़ा सा जटिल तरीके का फंक्शन दिया गया, वो है e की पावर x माइनस e की पावर -x बट्टा e की पावर x प्लस e की पावर -x, यहाँ तक ही नहीं है, फिर आगे दिया हुआ +2 बराबर ये। इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, इस फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बार रुकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए x, अब हमें x निकालना है, प्रतिलोम फलन निकालना मतलब हमें x निकालना है। अब आपको बताना है कि x कैसे निकलेगा, ठीक है। काफ़ी कुछ x फंसा हुआ है। एक आपको छोटा तरीका बताता हूँ, क्योंकि आंसर में वो नहीं है, लेकिन एक छोटा तरीका अगर आपको याद दिलाऊं, अगर मैं इसको बराबर में y मानूं, आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अभी हमने नहीं पढ़े, आगे जाके पढ़ेंगे। ये है tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला, ये tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से आप बड़े ही आराम से इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। 2 को उधर भेज दीजिए, tan हाइपरबोलिक x आपका हो जाएगा y - 2 और आपका x बराबर हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इन्वर्स। ये जो हाइपरबोलिक है इन्हें अतिपरवलयिक फलन कहते हैं, अतिपरवलयिक फलन। ये आपका f इन्वर्स आ गया, प्रतिलोम फलन आ गया। लेकिन आंसर जो है वो हाइपरबोलिक में नहीं दिए हुए, इसलिए ये जो आंसर मैंने निकाला है ये किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये आंसर नहीं है। आंसर उसने जिस तरीके से निकाला वो उसी की डिमांड कर रहा है, वो इस आंसर को यूज़ नहीं कर रहा है, वो उसको नहीं दिखा रहा ऑप्शन में। तो अब ऑप्शन का सवाल कर रहे हैं तो ऑप्शन ही चलेंगे भाई। अगर सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ऐसे भी आंसर माना जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो फिर 4 ऑप्शन में से ही कोई होना चाहिए। तो एक तरीका तो आपको समझ में आ गया। हाइपरबोलिक जो है उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, मैं एक लेक्चर बनाऊंगा हाइपरबोलिक के ऊपर कि अतिपरवलय फलन क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, क्या खासियत होती है, इनमें क्या विज्ञान चलता है, वो डिटेल में उस लेक्चर में आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल तो इतना सा याद रखिए। वैसे आपको पता है tan हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ें तो पढ़ी हुई है। ठीक है, इनकी जो बेसिक हिस्ट्री है, थोड़ा सा इतिहास जो है और इनकी जो विशेषताएं हैं वो आपने शायद डिटेल से नहीं पढ़ी हुई, उसके लिए मैं लेक्चर बनाऊंगा। चलिए आइए वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बराबर में y माना e की पावर x माइनस e की पावर -x बट्टा a की पावर x प्लस a की पावर -x। ये 2 था, 2 को इधर भेज दिया, y - 2 हो गया। अब मैं y - 2 कैसे लिख लेता हूँ, y - 2 बट्टे 1। यहाँ पे मैं एक चीज़ का इस्तेमाल करूँगा जिसको कहते हैं योगांतर अनुपात। हल करने में बहुत कारगर मेथड होता है ये कई बार, योगांतर अनुपात, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि योग कीजिए, अंतर कीजिए, अनुपात लीजिए। मतलब ये जो a बट्टा b बराबर अगर c बट्टा d हो तो आप इनमें योग कर सकते हैं। जैसे ऊपर और नीचे वाले को जोड़ दिया, a और b को जोड़ दिया, योग हो गया। फिर आगे है अंतर हो गया,
इन दोनों का अंतर ले लिया, ये अंतर हो गया, फिर उनका अनुपात ले लिया, ये अनुपात हो गया। अब यही चीज़ आप दूसरी साइड भी कर सकते हैं, C+D जोड़ा, दोनों को घटाया, योग किया, अंतर किया और अनुपात लिया, और ये बराबर रहता है। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर हम लगाएं तो देखेंगे बड़े आराम से हमें x मिल जाएगा। इस कमाली ये जो करामात है, अगर ये करते हैं तो आराम से आपको x कॉमन मिल जाएगा। देखिए, ऊपर और नीचे वाले को जोड़ने पर, ऊपर और नीचे वाले को जोड़ने पर, ऊपर और नीचे वाले को घटाने पर, और अब मैथ्स के नियम है तो जो होंगे वो दोनों साइड होंगे, इस साइड भी जोड़ने पर और घटाने पर। अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बटे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। अब इसे देखिए बड़े ही आराम से, बड़े ही सुकून से आपका ये प्लस ये माइनस कट, ये प्लस ये माइनस कट, और ये आपका हो गया e की पावर x, e की पावर x, 2e की पावर x हो गया। नीचे आप देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस के 2e की पावर माइनस x हो गया, और ये आपका यहाँ हो गया y माइनस 1, y माइनस 1, नीचे हो गया y माइनस 3। 2 से 2 यहाँ भी आप कट कर सकते हैं। ये e की पावर ऊपर जाके e की पावर 2x हो गया, माइनस e की पावर 2x बराबर y माइनस 1 बट्टा y माइनस 3। ये माइनस आप इधर भेज दीजिए किसी को भी एक को, जैसे y माइनस 3 को 3 माइनस y कर लिया, माइनस इसको पकड़ा दिया, ले भाई तू रख ले, माइनस से माइनस कट कर, तो ये बंदा अपना माइनस कट कर लेगा इससे, और सेक्रीफाइस करके 3 माइनस y बन जाएगा। किसी को तो देखो ये विष किसी को तो पीना पड़ेगा, अब ये माइनस कोई तो लेगा। अब इसमें से कौन शिव बनता है, ये शिव बनेगा या ये शिव बनेगा, तो भैया नीचे वाला ज़्यादा जिम्मेदार आदमी होता है क्योंकि वजन उठा रहा है, तो इसने जिम्मेदारी उठाई कि भाई मैं लूँगा माइनस, ये विष मैं पीऊँगा, तो ये लिया माइनस, कट गया, 3 माइनस y हो गया। दोनों साइड लोग लेने पर, दोनों साइड लोग लेने पर, लोग लेने पर 2x आगे, ये हो गया आपका लोग ही, ये हो गया आपका लोग y माइनस 1 बट्टे 3 माइनस y, और लोग ही का मान 1 होता है, आपका x बराबर आ गया 1/2 लोग y माइनस 1 बट्टा 3 माइनस y, और ये x नहीं है बल्कि f इनवर्स है, प्रतिलोम फलन है, f इनवर्स y बराबर 1/2 लोग y माइनस 1 बट्टा 3 माइनस y। लीजिए साहब, ये आपका आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है। हाँ, ऑप्शन में x के रूप में लिखेगा ना कि y के रूप में, तो x के रूप में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y लिखा हुआ है वहाँ x लिख दीजिए, तो 1/2 ये हो जाएगा x माइनस 1 बट्टा 3 माइनस x। ये लीजिए, इस रूप में लिखवा रहे तो इस रूप में लिख लीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। फलन है f(x) बराबर 1/2 माइनस साइन 3x, 1/2 माइनस साइन 3x। इसका परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए। x जो है इसका प्रांत जो है वो पूरा वास्तविक संख्याएं है, पूरी वास्तविक संख्याएं इसके प्रांत में है। परिसर ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़े प्यारे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इन क्वेश्चनों में। इन क्वेश्चनों को वैसे नहीं करते, थोड़े से क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है ना, अब डिफरेंट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा ना। मरीज होता है ना, ये मरीज इसका है तो डॉक्टर उसका अलग ट्रीटमेंट करता है, दूसरे मरीज का अलग करता है, तो एक ही ट्रीटमेंट से सब नहीं होता कि बस ये 5 दवाइयाँ हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो डॉक्टर की क्या जरूरत थी? अगर 5 दवाइयाँ होती तो डॉक्टर के केबिन के बाहर पर्ची चिपका देते, ये 5 दवाइयाँ, जुकाम है तो लो, खांसी है तो लो, बुखार है तो लो, कैंसर है तो लो, टीबी है तो लो। नहीं होता ना, टीबी के मरीज के लिए टीबी का इलाज होता है, कैंसर के लिए कैंसर का इलाज होता है। तो सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ये मरीज थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, स्पेशल टाइप का, तो स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, एक नया ट्रिक भी सीखेंगे, एक नया टूल सीखेंगे। वो देखिए क्या है, हमें पता है इसके बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भैया तो हमारा वैसे ही बड़ा फेमस है। हम जानते हैं कि साइन 3x क्यों ना हो, साइन 2x हो, 4x हो, 8x हो, 50x हो, हमें पता है होता तो -1 से +1 के बीच में ही है ना। साइन 3x हो, चाहे 4x हो, चाहे 8x हो, चाहे 1000x हो, होता तो -1 +1 के बीच में है। तो साइन भैया ही है, तो अपना साइन भाई होगा तो -1 और +1 के बीच में। हो गया यहाँ तक। माइनस से गुणा करने पर, माइनस से क्यों गुणा कर रहा हूँ? क्योंकि साइन 3x के साथ माइनस है, माइनस से गुणा करते ही चिन्ह बदल जाएंगे। ये भाई छोटा हो गया, सबसे छोटा था, ये बड़ा हो गया भैया, ये माइनस, सबको -1 से गुणा कर दिया। अब माइनस साइन 3x हो गया। अब 2 जोड़ने, सब में 2 जोड़ने पर, सब में 2 जोड़ने पर, लो भाई सब में 2 जोड़ दिया, ये आ गया आपका 3, या 2 पहले लिख लेता हूँ और माइनस का साइन 3x बाद में लिख लेता हूँ, तो 2 माइनस साइन 3x।
अब 2 माइनस साइन 3x आ गया। अब पलट दो क्योंकि बट्टे में है ये, और बट्टे में जैसे हम चीज़ों को पलटते हैं तो छोटी से बड़ी हो जाती है और बड़ी से छोटी हो जाती है। ये 1/3 हो गया और चिन्ह पलट गया। चिन्ह बेटा 2 ही टाइम पर पलटता है, एक तो पलटने पर और एक बार माइनस से गुणा करने पर। जब आप माइनस से गुणा करते हैं तो याद रखिएगा 2 बातें, काम की बातें। अगर x y से बड़ा है तो माइनस से गुणा करते ही माइनस एक्स छोटा हो जाएगा माइनस वाई से। माइनस को काटते ही, माइनस को काटने का मतलब माइनस से गुणा करना ही होता है वो, तो माइनस से काटना या माइनस से गुणा करना एक ही बात है। तो जैसे माइनस काटते हैं या माइनस से गुणा करते हैं, बड़ा छोटा हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। नंबर 2 दूसरा है भाग का नियम, पलटने का नियम। अगर एक्स वाई से बड़ा है, पलटने पर 1/x छोटा होगा 1/y से। लेकिन शर्त याद रखिएगा एक्स और वाई जो है वो दोनों में से कोई भी 0 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का तो पलटेंगे कैसे। तो ये आपका फलन बन गया। तो आपके फलन का जो मान है वो 1/3 से लेकर किसके बीच में है, 1 के बीच में। यानी फलन यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। इसका मतलब परिसर जो है वो 1/3 से लेकर 1 तक आएगा। देखिए कमाल ट्रिक लगाइए ना, जबरदस्त ट्रिक यूज़ की है ना, और ही मस्त ट्रिक बनाई। ऐसा नहीं कि y बराबर y माना और वज्र गुणा किया और x निकाला और वो नहीं। तो ये परिसर वाले क्वेश्चनों में यही होता है, आपको अलग अलग चीज़ें सोचनी पड़ती है। दिमाग को, जो घोड़े हैं उनको अलग अलग दिशाओं में दौड़ाना पड़ता है। भाई उधर भाग, भाई तू इधर भाग। तो अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है क्वेश्चन को। अभी देखिए बड़े प्यार से हो गया, बड़े प्यार से ट्रीट किया, काम बैठ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और भी बढ़िया तरीके से फ्रेमिंग की गई है। f जो है, f में x ना लिख के कह रहा है x² + 1। f का मान जो है वो x² + 1 पे जो x का मान है वो है भाई 3x - 1। तो बताइए fx किसके बराबर है, बोलिए। घुमाने की कोई अंत होती है, कैसे घुमाया। देखिए f में x ना दे के x² + 1 पे हमें दिया है कि 3x - 1 है, तो बताइए fx क्या होगा। तो भाई करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, x² + 1 को आप t मान लीजिए, इससे आप अपना x निकाल लीजिए, जो आपका आ जाएगा t - 1, फिर आपका x आ जाएगा √t - 1। आ गया। अब आप जहाँ भी x है वहाँ पे ये पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि f x² + 1 की जगह आ जाएगा t, ये आपका t आ गया, बराबर 3, x की जगह √t - 1 आ गया और -1 आ गया। ये भी t के पदों में आ गया। अब t के पदों में आने के बाद में वापस से x के पदों में लिख लो। x के पदों का मतलब ये नहीं कि वो वाला x चाहिए पुराने वाला, ना ना। अब इसे चाहे आप t में लिखें चाहे x में लिखें, फलन कभी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे किसके रूप में लिखा जाता है। फलन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा कि उसे किसके रूप में लिखा जाता है, वो एक ही होता है। फलन का रूप जो होता है उससे फ़र्क पड़ता है कि उसका रूप कैसा है। अब आप ये सोचिए कि ये वाला x और ये वाला x एक बराबर है, तो ना ना, ये वाला x और ये वाला x एक बराबर नहीं है। ये x अलग था और ये वाला x अलग है। 2 x सेम नहीं होते, जैसे 2 पीली चीज़ें एक नहीं होती ना, कि 2 येलो कलर की चीज़ें, ये भी येलो और ये भी येलो, इसका मतलब एक ही है ना। सेम वही बात है, x के गुणधर्म तय करते हैं। ये अलग फंक्शन था, ये अलग चीज़ थी, तो उसका x अलग था। ये हमारे पास हर फंक्शन को हम x से दर्शाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, हर फंक्शन का x एक ही है? नहीं, इस फंक्शन का अपना x है, उस फंक्शन का अपना x है, उस फंक्शन का अपना x है। मेरा हाथ अलग है, आपका हाथ अलग है। हाथ आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और सब लोगों के पास, लगभग हर व्यक्ति के पास हाथ होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके हाथ एक ही है। समझ में आए? तो सेम यही बात है, ये वाला x इस फंक्शन का था, ये वाला x इस फंक्शन का है, तो ये हमारा f(x) बन गया। समझ में आ गई बात? चलिए, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन था, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा कमाल का क्वेश्चन करते हैं, और भी मज़ेदार क्वेश्चन। ये दिया है क्रमचय संचय से। इसमें कहा f(x) जो है वो बराबर है 7 - x p x - 3। p फॉर परमुटेशन, क्रमचय परमुटेशन। इसका परिसर बताइए। आया मज़ा? इस बार और ही कमाल है भाई, ज़बरदस्त चीज़ें। इस बार तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा इसलिए आ जाएगा कि इस बार जो फलन है वो कोई नॉर्मल फलन नहीं है, इस बार परमुटेशन है। देखिए परमुटेशन की एक बात याद रखिएगा, परमुटेशन में होता क्या है, जब आप NPR लिखते हैं तो NPR का मतलब है आप n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर क्रम बना रहे हैं। n में से r लेकर क्रम बना रहे हैं, जिसे कहते हैं क्रमचय। ठीक है, n में से r लेके क्या कर रहे हैं, क्रम बना रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, क्रमचय। चय का मतलब चयन करना, पहले n में से r लेंगे फिर क्रम बनाएंगे तो क्रमचय बन जाता है। क्रमचय, चयन के बाद क्रम बनाना।
इसे ऐसे समझिए कि 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, उनके पास कलर्स है, एक रेड है, ग्रीन है और मान लीजिए येलो है। ये 3 कलर है और हमने कहा कि बेटा इसमें से 2 कलर्स लीजिए और झंडे बनाइए, इसमें से 2 कलर लेके झंडे बनाइए। तो बच्चे कितने प्रकार से झंडे बना सकते हैं? बच्चे ऐसे झंडे बना सकते हैं कि एक बच्चे ने ऊपर रेड कलर कर दिया और नीचे ग्रीन कलर कर दिया, एक झंडा ये बन गया। एक झंडा वो ये बना सकता है कि ग्रीन को ऊपर ले ले, रेड को नीचे ले ले। और झंडे में ये बात फ़र्क पड़ता है, ग्रीन का ऊपर होना, रेड का नीचे होना, रेड का ऊपर होना, ग्रीन का नीचे होना फ़र्क डालता है, हम जानते हैं। झंडों में ऐसा नहीं होता। हमारे झंडे का एग्जांपल ले लीजिए, क्या हम केसरिया कलर ग्रीन कलर को अगर बदल दें तो वो भारत का झंडा रहेगा? नहीं रहेगा। तो झंडों में ये फ़र्क पड़ेगा। तो पहले क्या किया, पहले 2 कलर का चयन किया कि वे रेड लेंगे और ग्रीन लेंगे। पहले चयन हुआ कि ये बच्चे ने चयन किया कि वो रेड और ग्रीन लेगा। फिर उसने चयन किया कि अब उसके क्रम क्या बनेंगे, रेड को ऊपर, ग्रीन नीचे, ग्रीन ऊपर, रेड नीचे। पहले हुआ चयन, फिर बने क्रम, तो उसको कहते हैं क्रमचय। और कितने बनते हैं ये निकालने का तरीका होता है NPR से। NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस आर। अब इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें क्या है कि 3 कलर थे, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बंदे कितने कलर ले सकता था? 3। तो हमेशा NPR के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि n का मान कभी भी r से बड़ा नहीं हो सकता। n का मान r से बड़ा या बराबर होगा लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, n और r जो है वो पूर्णांक होंगे, वो भी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं या फिर शून्य हो सकते हैं, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो आप इसे कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते, नॉन नेगेटिव इंटीजर, अऋणात्मक पूर्णांक। अब हिंदी में देखिए अलग अलग नाम है, ऋणोत्तर भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है हिंदी वाले नामों के साथ जाना। तो धनात्मक पूर्णांक या शून्य या फिर नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकते ये। तो n भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और r भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, प्लस पूर्णांक होना चाहिए। यानी n और r जो है वो आपके z प्लस और 0 से बिलोंग करने चाहिए। ये बात NPR के लिए ज़रूरी है। तो ये बात ज़रूरी रखते हुए अपन यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। ये बात ज़रूरी रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7 - x p x - 3। तो देखिए कुछ चीज़ें बांध देते हैं। फर्स्ट वन भाई आ जाओ, 7 - x तुम्हें पूर्णांकों में से ही कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। 0 हो जा, 1 हो जा, 2 हो जा एंड डैश डैश डैश, इनमें से कुछ भी हो जा। और भाई x - 3 तू भी इनमें से ही कुछ हो जा, जो चाहे वो हो सकता है। शर्तें पूरी करनी होंगी। एक शर्त और है, ये नहीं खाली ये 2 ही शर्तें। दूसरी एक शर्त ये है कि 7 - x का मान कभी भी 3 - x से छोटा नहीं हो सकता, x - 3 से छोटा नहीं हो सकता। इससे बड़ा हो जाए, इसके बराबर हो जाए, ठीक है। इससे 7 - x जो है वो इससे बड़ा हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। तो पहले हम पता कर लेते हैं पूर्ण जो प्रांत है वो क्या है। प्रांत के बाद में हम परिसर निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आ जाओ भाई, x एक तरफ करते हैं, 7 को इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, ये हो गया 10 और x ये हो गया हमारा 2x। 2x हो गया तो भाग दिया, ये 5 आ गया। ये समझा रहा है कि x का मान जो है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर है। अब हमें x का मान 5 से छोटा बहुत सारे हैं, 5 से छोटे बहुत सारे मान हैं हमारे पास, बहुत मान मिलेंगे क्योंकि पूर्णांक तो लेने। पूर्णांक क्यों लेना है? क्योंकि अगर x पूर्णांक ना हुआ और उसमें से 3 घटेगा, 3 पूर्णांक है और पूर्णांक में से पूर्णांक घटने पर ही पूर्णांक आता है, तो इसका मतलब x पूर्णांक है। 5 से छोटा है इसका मतलब तो बहुत सारी लिस्ट है। 5 से छोटा है तो बहुत बड़ी लिस्ट है। 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ये सारी लिस्ट पड़ी है, ठीक है। लेकिन हम चेक करते हैं कि ये लिस्ट अलाउड करेगी नहीं करेगी। अभी इस लिस्ट से भी यहाँ पे हम बांध देते हैं एक चीज़ और कि भाई x - 3 हो चाहे 7 - x हो, ये 0 से तो बड़े ही रहेंगे या बराबर रहेंगे। तो x - 3 को बड़ा होना पड़ेगा 0 से, तो x को बड़ा होना पड़ेगा 3 से। तो भाई 3 से नीचे मत जाइए, गलत जा रहे हो आप। 3 से नीचे जा रहे हो तो काट दो उनको। 3 से ऊपर ऊपर ही चलना है ना भाई, ये नहीं चलेंगे, कैंसिल आउट, तुम नहीं चल सकते भाई। फिर ये यहाँ पे 7 - x को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा। 7 - x को भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो x को छोटा होना पड़ेगा 7 से। तो 7 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो भाई बिल्कुल 7 से छोटा या बराबर, ऑलरेडी 5 ही है, 7 से छोटा है तो ये चल जाएंगे। 5 चल जाएगा, 4 चल जाएगा, 3 चल जाएगा। 5, 4, 3
ये 3 ही x के मान हैं जो प्रांत में काम करेंगे। तो आपका प्रांत हो गया छोटा सा 5 4 3 का, 5 4 3। क्योंकि शर्त क्या थी कि नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। तो अब ये देखिए 5 4 3 आप रख के देख सकते हैं। अगर आप 5 रखेंगे तो यहाँ 5 रखने पर यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। 4 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, चलेगा। 3 रखेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, चलेगा। तो 5 4 3 तीनों ही चल रहे हैं, तो प्रांत हो गया। अब इस प्रांत पे क्या क्या आंसर आएगा वो निकाल लीजिए, परिसर निकाल लीजिए। पहले 5 रखने पर, 5 रखने पर हमारे पास आएगा, ऊपर आएगा 2p2, एक तो आएगा 2p2। 4 रखने पर ही आएगा 3, 4 रखने पर 3p1, एक आएगा 3p1। और फिर 3 रखने पर हमारे पास आएगा 4c0, 4p0। इनके मान, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसको सॉल्व करें आगे, और ये आएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 जो कि 0 हो गया, फैक्टोरियल 3 माइनस 1 जो कि 2 हो गया, फैक्टोरियल 4 माइनस 0 जो कि फैक्टोरियल 4 हो गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, ये 2 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मान 6/2 जो कि 3 हो गया। फैक्टोरियल 4 से 4 कट गया, ये 1 आ गया। तो हमारा जो परिसर हुआ वो हुआ 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चनों में आपको ज़बरदस्त मज़ा आया होगा। अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिली होगी, अलग अलग सोचने को कोशिश की होगी आपने। देखा, मज़ा आना चाहिए। देखो क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूँ, सवालों का आनंद लीजिए, सवालों का मज़ा लीजिए, गणित का मज़ा लीजिए। जितना आप गणित का मज़ा लेंगे उतना ज़्यादा गणित आपके अंदर जाएगी, जितना ज़्यादा गणित अंदर जाएगी उतने बढ़िया परिणाम बाहर आएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ रहे हैं मेरी, और इन क्वेश्चनों का आनंद भी ले रहे हैं, साथ साथ में सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, मज़ा भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।